गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं बोला था 10th के क्लास के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए लाइव सेशन लेने वाला हूं, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है लाइव सेशन नहीं ले पाया। तो लेकिन मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आप जिस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के गए हैं, जिस चैप्टर के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, पहले उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस पे को अटेम्प्ट करना चाहिए। उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से जो है आप आसानी से आगे के क्वेश्चंस को पॉजिटिव वे में सोच पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बना रहेगा पूरे पेपर में और आप परेशान नहीं होंगे। आप परेशान हो जाएंगे तो क्वेश्चंस आते हुए भी आपसे छूट जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं 10th के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद सॉल्व क्या करवा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे। कुछ स्टेप्स करने के बाद जो है मैं आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है ये बताने के बाद क्वेश्चन के इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, जिसके बाद आप आसानी से ट्रांसपोज करना या मल्टीप्लाई वगैरह करना सिंप्लीफाई कर लेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। जैसे यूपी बोर्ड के एग्जाम हुए थे पिछले ईयर में 2020 में, पिछले ईयर में तो नहीं हुए थे, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं बताऊंगा, फिर सीरियल वाइज ही बता रहा हूँ। और एग्जाम में सीरियल वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको आ रहे हो सीरियल से क्वेश्चन, सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन आ रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन को सीरियल से ही अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हो आप विदाउट एनी सीक्वेंस या विदाउट एनी सर्टेन सीक्वेंस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं। उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करें या कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। आप जिस भी चैप्टर के लिए कॉन्फिडेंट हैं, जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर किए हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन जो उसमें दिया हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था एक 4 ऑप्शन में ऑर्डर पेयर थे। ऑर्डर पेयर में जो है दिया हुआ है कि सह अभाज्य ऑर्डर पेयर कौन सा है, मतलब को प्राइम ऑर्डर पेयर कौन सा है, कौन से पेयर हैं जो को प्राइम है। तो उसमें जो है ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया होगा फर्स्ट वाले में 18 है 25। को प्राइम का मतलब होता है वो दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले। तो 18 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 इंटू 9 मीन्स वॉट 2 इंटू 3 इंटू 3 जो है। तो एंड फिर 25 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 5 इंटू 5। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये वाला जो पेयर होगा 18 25 ये जो है को प्राइम पेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, सेक्शनल फार्मूला का क्वेश्चन है। तो सेक्शनल फार्मूले के क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ए और बी जो भी 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और ये ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी उस लाइन को कोई थर्ड पॉइंट है जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट दिए होंगे x1 y1 हो गए, और यहाँ पे जो भी पॉइंट दिए होंगे x2 y2 हो गए, और इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा, सपोज ये P पॉइंट है, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो पूछा गया कि ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस चतुर्थांश में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं इसके बारे में देख लीजिए। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट निकालने के लिए सेक्शनल फार्मूला होता है। सेक्शनल फार्मूला क्या होता है कि अगर ये m1:m2 में डिवाइड कर रहा होता है ये इंटरनल पॉइंट जो है, तो इंटरनली अगर डिवाइड करेगा तो इसका फार्मूला होगा x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y = क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से x1 y1 की ये वैल्यू और x2 y2 की ये वैल्यू यूज कर लेंगे, और m1:m2 के प्लेस पे क्या यूज कर लेंगे 1:2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमको जो भी वैल्यू आएगी, हमको लग रहा है कि यहाँ कुछ 17/3 आएगी, और यहाँ पे -8/3 या जो भी आएगा हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ से क्वाड्रेंट पूछा हुआ है
तो हम बस साइन चेक करेंगे कि साइन कौन सा है। तो साइन चेक करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वाड्रेंट में साइन कैसे चेक करते हैं। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई डैश से डिनोट करते हैं, एक्स डैश से डिनोट करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में देखिए राइट हैंड साइड में जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों पेयर जो है जो एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर लिखते हैं उसमें दोनों पेयर में क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है पहले चतुर्थांश में दोनों पेयर क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस ये यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस यूज हुआ है और नेगेटिव वाई एक्सिस यूज हुआ है, यानी कि ये दोनों साइन जो होते हैं दोनों पेयर के वो नेगेटिव होने चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज हुआ है और नेगेटिव वाई एक्सिस यूज हुआ है, तो प्लस माइनस। इससे अगर साइन प्लस माइनस में आता है ऑर्डर पेयर का तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस प्लस में आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और माइनस प्लस में आता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और माइनस माइनस में आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इस फॉर्मूले से, सेक्शनल फॉर्मूले वाले फॉर्मूले से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसका साइन देखेंगे। तो जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फर्स्ट का सेकेंड, उसको सॉल्व करने पे प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, आप आसानी से इस फॉर्मूले पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ कि उसका आंसर जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट का डी। ठीक है, तो अब फर्स्ट का सी देखते हैं। जो मैं सेकेंड क्वेश्चन बताया हूँ ये तो इंटरनल के लिए था, जैसे मैं फॉर्मूला बताया हूँ m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम फॉर्मूला एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा हो एक्सटर्नली तो नेगेटिव साइन लेते हैं, और अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। इस तरह से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एग्जाम में पूछ सकता है कि दो पॉइंट्स गिवन है तो और थर्ड पॉइंट उसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस ये इंटरनली भी बोल सकता है, एक्सटर्नली भी बोल सकता है। तो अगर इंटरनली बोलेगा तो जो फॉर्मूला होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है, और एक्सटर्नली बोलता है तो जो फॉर्मूला होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला उसमें क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर वही एक्सटर्नली होगा तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट का सी पार्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक सर्कल दिया हुआ है, जो है सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, और सर्कल के सेंटर से आउटसाइड को एक पॉइंट दिया हुआ है, बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, जिससे जो है एक सर्कल ले लिए, सर्कल का सेंटर ले लिए, और सर्कल का जो रेडियस दिया होगा वो 5 दिया होगा, 5 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, जो कितनी डिस्टेंस पे, 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और पूछा है कि उस पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, यानी कि कोई स्पर्श रेखा ड्रा करते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये PT। तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा होगा टेंजेंट पे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू तो ये 90 डिग्री बनाता है। ये हम एक थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल वो होगा, ट्रायंगल होगा, तो यहाँ से जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और PT की वैल्यू निकाल सकते हैं। PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हमको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √144, मतलब 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो भी ऑप्शन दिया होगा ये फर्स्ट का सी का वही सही होगा। ये फर्स्ट का डी पार्ट है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं पार्ट 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस किया था कि वैल्यू कैसे लर्न रखते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। sin 60 की क्या होती है, sin 30 की 1/2 होती है, तो sin 60 की √3/2 होती है। cot 30 की क्या होती है, tan 30 की 1/√3 होती है, cot 30 की √3 होती है, तो cos 60 की क्या होगी, 1/√3। चूंकि tan 30 की 1/√3 इसलिए cot 60 की 1/√3, क्योंकि डायगोनल रिलेशन बनता है, मैं पहले ही बताया था। तो 1/√3 यहाँ से क्या होगा, ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो 1 ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में दिया होगा
वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन सही होगा और यही इसका आंसर होगा, यही सोल्यूशन भी होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं। वैसे सॉल्व करके दिखा देंगे तो और अच्छी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसको करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें इतना आसान क्वेश्चन तो ऐसे अब पूछता नहीं है, किसी किसी एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब ये जो है उसमें फर्स्ट का ई पार्ट जो है वहाँ पे बताया गया उस क्वेश्चन में कि कोई कार है, कार पे क्या है वाइपर लगा हुआ है, तो वाइपर जो है वो क्या कर रहा है, स्टार्ट है, तो स्टार्ट है तो वो जो मूव कर रहा है वो दो वाइपर लगे हुए हैं और दोनों जो है 120 डिग्री एंगल के साथ मूव कर रहा है। तो इस तरह से जब 120 डिग्री एंगल के साथ मूव कर रहा है तो वो कितना एरिया कवर करेगा इसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये दो वाइपर है और दोनों का जो रेडियस है वो उसमें स्मॉल आर दिया होगा क्वेश्चन में और बोला होगा कि ये जो एरिया कवर करेगा वो कितना होगा। तो दो वाइपर हैं तो एक वाइपर जितना एरिया कवर करेगा वो और उसका डबल कर देंगे तो एक वाइपर कितना एरिया कवर करेगा। एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री से वो रोटेट कर रहा है, 120 डिग्री वो रोटेट कर रहा है। तो हमको फॉर्मूला पता है, अगर 1 डिग्री के लिए है तो 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 डिग्री के लिए है तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से 120 डिग्री के लिए अगर है तो 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री यूज करते हैं तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और दो होने की वजह से, दो वाइपर होने की वजह से जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का ई। फर्स्ट का एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा है कि एक सामान्य ईयर में, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है तो 366 डेज लेते हैं, 366 डेज लेते हैं। जनरल ईयर है, सामान्य ईयर है तो सामान्य ईयर में क्या लेते हैं 365 डेज लेते हैं। तो पूछा कि 53rd जो है संडे होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी। तो 53rd के लिए अगर हम 7 से 365 को डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है क्या कि 52 कंप्लीट वीक मिलते हैं। लेकिन 53rd वीक जो मिलता है, 53rd में जो है केवल 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 डे बचता है और उस 1 डे में टोटल डेज कितने होते हैं 7 होते हैं। तो उन 7 डेज में से किसी एक दिन के होने की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए कि अगर लीप ईयर होता तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती वो उसमें रिमाइंडर 2 बचता, तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाती, किसी भी सिंगल डे की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती। तो यहाँ पे संडे की प्रोबेबिलिटी पूछा है, चूंकि ये जनरल ईयर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल फेवरेबल चॉइस कितनी है 1 डेज है और टोटल डेज कितने होते हैं 7, तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/7। यही अगर लीप ईयर दिया होता जिसमें एक डेज बढ़ जाते हैं, फरवरी 29 का होता है 366 डेज हो जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 2/7। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रोबेबिलिटी पूछता है तो इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम को शो करता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है जिसमें उसकी किसी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होगा पैरेलल होगा। तो ये प्रूव करना है और ये डायरेक्टली क्या है मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है या फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है, वो जो कि इस साल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके प्रूफ के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि करते कैसे हैं, तो बाकी आप लोग कर लेंगे। आप इसको प्रिपेयर शायद किए भी होंगे और कैसे करते हैं मैं हिंट कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ से क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है। ये जो साइड, एक साइड है ट्रायंगल की, इसके पैरेलल एक साइड कंस्ट्रक्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये सब पोज मान लीजिए कि CF साइड हो गई और ये DE को जो है वो थोड़ा सा प्रोड्यूस करना है यहाँ से, ऐसे कि इस पैरेलल साइड को कट कर रहा हो। तो ये सपोज G पे कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि D और E मिड पॉइंट है तो यहाँ से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है AE और CE इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा ये दोनों स्ट्रेट लाइन होने की वजह से वर्टिकली अपोजिट होगा। अब चूंकि हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि ये जो है BA, ये क्या है पैरेलल टू CF, जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं वो पैरेलल है, इस वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो इससे क्या हो गया कि दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो ये साइड इक्वल है, तो यहाँ से डी ई और ये ई जी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये पैरेलल होने की वजह से और ये साइड आपस में पैरेलल हो गई, तो हमको क्या मिल गया कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, जिससे जो है हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये और ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इसको फर्दर हम प्रूव कर सकते हैं। आगे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया, मिड पॉइंट थ्योरम है, फोकस करिएगा, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। तो सेक 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा। और सिंपल यहाँ से कंपेयर करके और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 20 डिग्री। यहाँ 4 थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 20 को इधर, तो ये क्या हो जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 110 डिग्री। 90 प्लस 20 110, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 डिग्री। इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज कर लीजिएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला किसी को किसी तरफ जो हमको निकालना होता है एक साथ कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट होता है अदर साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड का थर्ड, उसमें 4 सर्कल्स दिए हुए हैं और सारे सर्कल के बारे में बताया गया कि कोई भी 2 सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से टच कर रहे होंगे, और सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन में जो है डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे सैडेड रीजन दिया हुआ है जिसका जो है एरिया पूछा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारी साइड्स जो है ना ये इक्वल हैं और ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो सैडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए जो है, और यहाँ पे क्वेश्चन में 90 डिग्री भी दिया हुआ होगा, तो पूरे स्क्वायर का इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब ये देखिए एक क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया और चौथा क्वाड्रेंट जो कि अनसाइडेड है। तो अनसाइडेड है तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके और क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमको इस साइडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो गया 1/4, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस, और यहाँ पे रेडियस है क्या 7 का स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये 196 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 196 माइनस 154, ठीक है। तो 154 इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस सैडेड रीजन का जो है एरिया पता चल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड। सेकंड के फोर्थ पे जाते हैं तो फिर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में और बहुत ही ईजी होता है। आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। ट्रिग्नोमेट्री ईजी होता है, मतलब अगर आप प्रिपेयर किए हैं तो अगर आप सारा प्रिपेयर किए हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ जो है उसमें दिया हुआ है कि कोई बैग है और बैग में 5 रेड बॉल हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है उसके बारे में नहीं दिया हुआ है, और ब्लू बॉल के बारे में बोला है कि कुछ ब्लू बॉल भी है। तो पूछा कि ये बताइए कि ब्लू बॉल कितनी है, उसमें नीले कलर की बॉल कितनी है, और उसमें ये दिया हुआ है कि जो रेड कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी है और ब्लू कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन में बोला है कि ब्लू कलर के बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी का सेकेंड टाइम है, ट्वाइस टाइम है, ठीक है। तो अगर ट्वाइस टाइम है तो यहाँ से ब्लू कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर 5 रेड बॉल है और x ब्लू बॉल है तो टोटल बॉल कितनी हो गई x प्लस 5। अब अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/x प्लस 5, क्यों, क्योंकि रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है x प्लस 5। अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो b से डिनोट किए हैं, रेड बॉल के लिए r से डिनोट किए हैं, इसको E1 से डिनोट किए हैं, इसको E2 से डिनोट किए हैं। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी x/x प्लस 5। सिंपली अब क्वेश्चन में दिया कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल का डबल है, ट्वाइस टाइम है। तो अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल का ट्वाइस टाइम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 5/x प्लस 5। और सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 5 तो कैंसिल भी हो जाएगा सेम होने की वजह से।
x की वैल्यू क्या आएगी 10। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी हो गई, ये हम एज्यूम किए थे, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल जो है वो कितनी हो गई 10 हो गई। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में था ये। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जो है 129 अपॉन ये जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके बारे में पूछा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो क्या करना है कि यहाँ पे इसके हम यही बस चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं उसका फैक्टर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी कुछ दिया होता है और उसमें अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आता है तो ये क्या हो जाता है, कुछ भी और प्राइम आने पे 2, 5 ये क्या है, प्राइम है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम आ जाने पे डिनोमिनेटर में ये जो होता है सीधे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, मतलब अशांत दशमलव हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे प्रूव क्या करना है, बस रीजन दे देना है कि और इसका जो डिनोमिनेटर चेक करते हैं तो ये ध्यान रख लेते हैं ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये जो फ्रैक्शन है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स 7 से हो सकता था कि ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। और 7 जो है वो 2 और 5 के अलावा आया हुआ है, इस वजह से ये फैक्टर जो होगा, ये फ्रैक्शन जो होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है, जो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोज पूछे गए हैं। तो जीरोज तब पता चलता है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जिस वैल्यू पे, जिस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, वही रियल नंबर जो है उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाता है, यानी कि शून्य भी हो जाता है, जो भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे जो है हमको जीरोज इसके पता चलते हैं कि जीरोज क्या होंगे। और उसके बाद बोला है कि जो जीरोज आएंगे वो जीरोज के जो रिलेशन होते हैं उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो जीरोज के रिलेशन, अगर इसका जीरोज मान लिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा और बीटा 2 जीरोज होंगे। तो इसका जो सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो c/a के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता है कभी भी, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका फैक्टर करते हैं, जो जीरो जाएंगे वो इस रिलेशन को वेरीफाई करने चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू है क्या, देखिए -7 और a की क्या है 1, मतलब कि दोनों का सम जो आना चाहिए दोनों जीरोज का वो -7 आना चाहिए। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए 12 और a की वैल्यू क्या है 1, तो 12/1, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो जीरोज निकालेंगे, ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3x। स्प्लिट कैसे करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ये लास्ट वाले टर्म के प्रोडक्ट, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं कि दोनों का ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म मिले और प्रोडक्ट करने पे लास्ट वाला टर्म मिले। कॉन्सेप्ट यही होता है। 7x को 2 पार्ट में डिवाइड किए, 4 और 3 में। कैसे निकालते हैं, तो लास्ट वाले टर्म का क्या करते हैं, फैक्टर करके चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू कैसे आती है। 7x को स्प्लिट किए तो क्या हो गया, 4x + 3x, और 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 12 होगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई नंबर दिया हो, x² का जो कोफिशिएंट है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट का और ये लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लेते हैं। जो वैल्यू आती है बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने पे, ऐड करने पे तो यही वैल्यू आनी चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे, बट प्रोडक्ट करने पे जो है वो इसका और इसका, x² के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप देख लीजिएगा बुक में, यहाँ से कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। इसमें देखते हैं, यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 4, और यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x + 4। यहाँ से x + 4 दोबारा से कॉमन मिला तो क्या मिलेगा, x + 4, x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -4 -3, ठीक है। तो x की वैल्यू ये मिल गई, इसकी मतलब दो जीरो जो गए, -4 और -3। यहाँ से देखिए -4 और -3 को ऐड करेंगे तो -7। तो ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ से देखिए -4 × -3, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12। तो यहाँ से ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके जीरोज क्या होंगे, -4 और -3, और इसका जो है जीरोज का जो रिलेशन होता है ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे किसी 3 पॉइंट्स को दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये जो है ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो तीनों पॉइंट को
क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, किसी भी दो दो पेयर को लेकर के, दो दो पॉइंट को लेकर के ज्वाइन करते हैं, तो 3 साइड से बाउंडेड फिगर मिलता है। यहाँ पे क्लोज बाउंडेड फिगर मिला है, जो फिगर जो है ट्रायंगल ही फॉर्म करता है। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए कि 3 साइड से क्लोज्ड और बाउंडेड फिगर मिलना चाहिए। तो रेक्टिलिनियर फिगर होता है जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि कितने टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं, आप आंसर क्या क्या कर सकते हैं। तो एक होता है क्या कि सारी ऑल साइड जो है वो ए बी बी सी एंड सी ए इक्वल हो, तो उस केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल हो, सपोज ए बी इक्वल टू बी सी हो, तो इस केस में क्या होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब जो है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि तीनों साइड जो है ट्रायंगल के इक्वल न हो, सारी अनइक्वल हो, तीनों साइड अलग अलग आए, तो उस केस में क्या हो जाता है, स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें जो है कोई किसी भी तरह का ट्रायंगल की साइड जो है इक्वल नहीं होती है, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, या स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से और चेक करते हैं, हो सकता है कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, और हो सकता है कि नहीं भी हो। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए जो भी आएगा, इसमें से जो सबसे बड़ी वाली साइड आएगी उसका स्क्वायर करने पे अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसकी साइड की लेंथ निकालने कैसे, तो साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, किसी भी दो पेयर को लेकर के और इसका स्क्वायर रूट, तो इसे एक एक साइड निकल जाती है। तो यहाँ से इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान के इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, एक को x1 y1 मान के दूसरे को x2 y2 मान के इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसको x1 y1 मान के इसको x2 y2 मान के इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसमें पुट करना है और निकालना है। सपोज हम इसको और इसको मान के एक निकाल के बता देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसको अगर निकालते हैं तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर और 16 और 3 + 3 6 36 हो गया। तो 36 और 6 42 52, ये टोटल रूट में 52 में 2√13, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या है, 2√13। वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसकी तीनों साइड्स जो है आपस में इक्वल नहीं आएंगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूले से जो है, तो तीनों साइड इक्वल नहीं आएगी और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा, जो है कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी कोई भी भुजाएं यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में जो है एक वेल है, या एक हिंदी में क्या बोला होगा, क्वेश्चन में कुआं बोला होगा। अगर हम डग आउट करते हैं यानी कि खोदते हैं उसको और उससे जो मिट्टी निकलती है तो उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में बता रहा है कि जिसकी हाइट कितनी है, हाइट हमको लग रहा है कि दी हुई होगी क्वेश्चन में, और जो है इसका रेडियस दिया होगा, तो रेडियस ना देखिए उसका हमको लग रहा है डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, और हाइट जो भी दिया हुआ है शायद 20 मीटर दिया है, ठीक है, तो हम 20 मीटर यूज कर लेंगे। तो इससे हम पूरे सिलेंडर का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन सिलेंडर के वॉल्यूम से मतलब है नहीं, यहाँ पे जो मिट्टी खोद के निकाली जाएगी, ठीक है, जो डग आउट होगा वही, उसी से हमको क्या बनाना है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एम्बैंकमेंट बनाते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, या हिंदी में चबूतरा लिखा होगा। अब उसकी जो वॉल्यूम होगी, उस मिट्टी की सॉइल की जो डग आउट करके निकाले हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इस कोन का, एक कोन के फॉर्म में जो है सेम हाइट का एंड सेम रेडियस का जो है, कि कोन का जो है इसमें से डिगिंग किया गया है, जो कि मिट्टी निकाल के और इसका चबूतरा या एम्बैंकमेंट बनाया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 πr²h। ये क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और जो मिट्टी फैलाई गई है एम्बैंकमेंट के फॉर्म में या चबूतरे के फॉर्म में उसके चारों तरफ, उसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। तो हम क्या करेंगे, उसके एरिया से इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमको एम्बैंकमेंट की हाइट पता चल जाएगी। हमसे पूछा है क्या कि एम्बैंकमेंट या चबूतरे की
हाइट कितनी है, तो यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/3 22/7 इंटू जो है आर की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर है, ये रख सकते हैं, ये 20 हो गया और ये 22 इंटू 14। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे जो है हमको मिल जाएगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर वैसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पे 2.5 मीटर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर आएगा आंसर, इसको सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा, कोन का जो है, जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम निकाल के, और जो चबूतरा इम्बैकमेंट है उसकी तरफ मिट्टी फैलाई गई है उसका एरिया। एरिया के लिए क्या होता है, केवल दो साइड यूज होती है, लेंथ और ब्रेथ। हाइट निकालने के लिए क्या किए, उसके एरिया से डिवाइड कर दिए, किसके, इस वॉल्यूम को, जो मिट्टी निकाली गई है। अब मिट्टी जो निकाली गई है उसका जो है वो किस शेप में निकाली गई है, कोन के शेप से निकाली गई है। जो सिलेंड्रिकल हाइट है, सेम हाइट उस कोन की है, और जो डायमीटर है वो सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस रूट 3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करने का एक्चुअली में कोई ऐसा तरीका नहीं होता है, इसको हम लॉजिक से प्रूव करते हैं। तो लॉजिक से प्रूव करने का मतलब ये है कि हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है, और कुछ हमको क्या मिलता है, कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस वजह से जो है हमको बोलना पड़ेगा लास्ट में कि ये हमारी मानी हुई बात गलत है, और जो है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सही है। उसके लिए क्या करते हैं, तरीका ये है कि जिस भी नंबर को इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या प्रूव करना होता है, उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो रैशनल नंबर है, क्या है, परिमेय संख्या। उसके लिए हम उसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं जब, तो सिंप्लीफाई करके सारे को एक तरफ करेंगे, ये √3 इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है जो है कि रूट में कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो उसका जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर होने पे जो है इसको सिंप्लीफाई करके √3 की वैल्यू निकाले, और ये 5q/-p/q आया। और p और q क्या है, ये एक रैशनल नंबर है p/q, जहाँ q जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो मिलेगा यहाँ से, ये जो है ये भी एक रैशनल नंबर मिलेगा, बट √3 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो √3 इरेशनल नंबर है, तो इसका रेशियो भी जो होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जो है कोई रैशनल और इरेशनल नंबर कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। इसकी वजह से √3 चूंकि इरेशनल नंबर होता है, और ये जो फ्रैक्शन का पार्ट आया जब हम इसको p/q माने कि ये भी एक रैशनल नंबर आया, और दो रैशनल और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारी मानी हुई बात क्या हो गया, जम्पशन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसकी ये जो है एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर होगा तभी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये पहले चैप्टर का रियल नंबर का क्वेश्चन है, जो है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्या है, AP का क्वेश्चन है। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 6, 13, 20 एंड सो ऑन 216। इसमें बोला गया है कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इसमें क्या क्या गिवन है, ये देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म गिवन है जो इसको ए से डिनोट करते हैं, 6 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसमें सर्वांतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे हमको कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। तो और वो क्या होना चाहिए, कॉमन होने का मतलब हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए 13 - 6 क्या आएगा 7, 20 - 13 क्या आएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। और लास्ट टर्म क्या हो गया 216, ये एल से डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को। तो nth टर्म या लास्ट टर्म का जो एपी में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इक्वल टू या फिर l इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो an ही लास्ट टर्म होगा। इसलिए an और l इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म 216 दिया है, फर्स्ट टर्म 6 दिया है, कॉमन डिफरेंस 7 दिया है। इसको सिंपली 6 को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में और फिर 7 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट था। तो n - 1 = 30, n की वैल्यू 31 है, ये जो है 31 टर्म हो गया। ये सिंपल ये क्वेश्चन हो गया, जितने भी मार्क्स का होगा आप देख लीजिएगा। इसमें और जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ।
एपी में जो है फर्स्ट एन टर्म के सम का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मेट में होता है। एक फॉर्मेट की अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो भी हम फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो उसको एस एन से डिनोट करते हैं। जितने टर्म का सम निकालना है उसके लिए एन की वैल्यू उतनी ले लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम। ठीक है, इससे हमको फर्स्ट एन टर्म का सम पता चल जाएगा। और एक एक्सपेंडेड फॉर्मूला क्या होता है, उसी का ये क्या होता है, स्पेशल केस होता है एक्चुअली में, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है a + n-1 इंटू डी। इसी को यूज करके और ये फॉर्मूला बनाया जाता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। यानी कि n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सर्वांतर है। तो इस फॉर्मूले से भी हम, अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता है तो सिंपल इस फॉर्मूले से भी हम फर्स्ट एन टर्म का सम एपी में निकाल सकते हैं। सपोज कई बार ऐसा होता है कि वो फर्स्ट एन टर्म का सम दे ही देता है, फर्स्ट एन टर्म का सम एन के फॉर्मेट में एन टर्म का सम ही दे दिया और पूछ दिया कि आप सेकेंड टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए। तो वहां से आप एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करके निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये मत मान लीजिएगा कि अगर 1 डाल दिए तो फर्स्ट टर्म मिल गया। वो फर्स्ट 1 टर्म का सम मिलता है। फिर फिफ्थ टर्म पूछ दिया तो आप 5 डाल दिए एन की वैल्यू तो S5 मिल जाएगा वहां से। तो S5 मिल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 5 टर्म जो है फिफ्थ टर्म है, उसका मतलब है कि वो फर्स्ट 5 टर्म का सम है जो है। तो उसके लिए जो है निकालने के लिए हमको nth टर्म निकालना पड़ता है। nth टर्म निकाल लेते हैं तो उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 या जो भी टर्म पूछता है वो डाल सकते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए अगर फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है तो क्या करते हैं, सपोज Sn दिया हुआ है कुछ भी, तो Sn में से अगर Sn-1 को माइनस करेंगे तो हमको nth टर्म पता चल जाएगा, जनरल टर्म या nth टर्म पता चल जाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है वो कितना होता है, a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन an। यानी कि पहले सारे n टर्म्स का क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, उसको Sn से डिनोट करते हैं। ऐसे ही फर्स्ट n-1 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, a1 + a2 + a3 + an-1। यानी कि इसमें एक टर्म जो है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो अगर हम Sn में से Sn-1 को माइनस करेंगे तो an-1 तक के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। a1 से a1, a2 से a2, a3 से a3 और an-1 से an-1। तो हमको फाइनली मिलेगा क्या, an मिलेगा बस। तो an की वैल्यू क्या मिल जाएगी, Sn तो अगर हमको Sn दिया हुआ है, मान लीजिए कि n² - 1 दिया हुआ है और हमको जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकाल लेंगे तो हम पूरी सीक्वेंस निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जो भी एपी में पूछेगा। अगर nth टर्म हम निकाल लिए, जनरल टर्म निकाल लिए तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जनरल टर्म निकालने के लिए Sn गिवन हो या क्या गिवन है वो तो उस पर डिपेंड करेगा, सीक्वेंस गिवन है क्या गिवन है। ठीक है, तो अगर Sn गिवन हो तो Sn हो गया और Sn-1 कहाँ से निकलेगा, अब आपके दिमाग में ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, n को n-1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो Sn-1 कैसे निकलेगा, n के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे तो n-1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² + 1 - 2n और -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, n² - 2n। ये Sn-1 की वैल्यू हो गई। अब Sn में से अगर Sn-1 को माइनस करेंगे जैसा कि यहाँ पे बताए हैं तो हमको nth टर्म पता चल जाएगा, जनरल टर्म। तो उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये हो गई एपी की बात। ऐसे जीपी में भी होता है, तो उसके लिए आप लाइव सेशन ज्वाइन करिएगा या फिर एप्लीकेशन पे जाइएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा एपी से रिलेटेड। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है ट्रायंगल की किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और ABC एक ट्रायंगल है, उसमें से AB और BC का जो है, AB और AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये AB हो गया और ये AC हो गया। और बोला है कि A का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट 1, -4, E का कोऑर्डिनेट जो है 2, -1 और F का कोऑर्डिनेट 0, -1 दिया हुआ है। अब करना क्या बोला है कि इस ट्रायंगल का जो है एरिया बताइए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी होता है। अब हाई स्कूल में अभी डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं तो इस फॉर्म में देख लीजिए। इसको लर्न कैसे रखना है, बहुत आसान तरीका है, हम बताते हैं आपको।
तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अभी हमको ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, मिड पॉइंट्स पता है दो साइड का और एक पॉइंट पता है, ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसको हम x1 y1 और x2 y2 मान लिए। अब ये दोनों निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला लर्न कैसे रखते हैं, तो 1/2, ये तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसके साथ जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कौन कौन से टर्म होंगे, तो x1 के साथ क्या होता है y2 y3, यानी कि 1 के बाद 2 और 3, y2 माइनस y3, और प्लस x1 के बाद क्या आता है x2, तो x2 के साथ कौन सा टर्म होता है, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर वही रिसाइकल, 3 के बाद 1 y3 माइनस y1, और फिर x3, तो x3 के साथ क्या आएगा, 3 के बाद रिसाइकल होगा तो 1, और 1 के बाद 2, तो y1 माइनस y2। तो इसको ये रिसाइकलिंग प्रोसेस से याद रख सकते हैं कि सम किसका करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 का, और x1 के साथ ब्रैकेट में क्या होगा, तो y2 माइनस y3, यानी कि 1 के बाद 2 एंड 3, एंड फिर सेकेंड 2 के बाद जो है 3, और 3 के बाद 1 y3 माइनस y1, और x3 के साथ 3 के बाद क्या आएगा रिसाइकल से 1, और 1 के बाद 2, तो y1 माइनस y2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x1 y1 और x2 y2, यानी कि ट्रायंगल के दो अदर कोऑर्डिनेट्स हमको पता ही नहीं है कि क्या है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर कोई दो पॉइंट पता है, दो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम मिड पॉइंट उसका निकाल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए x1 y1 है और ये x2 y2 है, और इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ऐसे ही ये पॉइंट पता है और ये नहीं पता है, तो इसको x1 y1 मान लिया, और इसका मिड पॉइंट पता है तो इसको यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस x1 इक्वल टू 1 प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल टू 1। यहां से देखिए क्या हो गया, x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये x1 पता चल गया, 2 को ट्रांसपोज किए, 2 को क्या हो जाएगा ट्रांसपोज करेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। x1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 हो गया। अब ये क्या हो गया y1 प्लस y2 यानी कि -4, y1 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -1, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -1 है। तो यहाँ से इसको 2 को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -2, और -4 को ट्रांसपोज करेंगे तो +4, यानी कि y1 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ से जो है ये x1 y1 b का जो कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिल गया 3,2 मिल गया। और यहाँ से जो है AC, अब इस C वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 को फाइंड आउट करना है, तो फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 है, और y2 प्लस -4 अपॉन 2 इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -1 है। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे -2 हो गया, और y2 इक्वल टू -4 को ट्रांसपोज करेंगे तो +4, तो -2 प्लस 4 क्या हो गया +2, यानी कि C जो कोऑर्डिनेट मिला ये -1 और (2), और B का जो कोऑर्डिनेट मिला 3,2, तो B को क्या माने x1 y1, C को x2 y2 और A को x3 y3। ये जो है A का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और एरिया ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री तो हम ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार और आप यहाँ पे आया हुआ है तो बता देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी हुई है। अब इसके लिए क्या करना है कि हमको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि लंब अपन कर्व। तो इससे जो है ये 4/5 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्व का स्क्वायर माइनस जो है परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये क्या हो गया 3 आई है इसकी साइड। अब यहाँ से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, ये यूज कर लिए। cos थीटा की वैल्यू यूज कर लिए, और फाइनली सिंप्लीफाई करने पे इसमें वैल्यू डाल देंगे cos थीटा की, tan थीटा की, sec थीटा की और cos थीटा की। तो सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 1/2 आएगी। इस तरह से जो है अब आगे के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये और ये। इसमें क्या है बोला गया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक तो सॉल्व करिए बज्र गुणनखंड विधि द्वारा,
और दूसरी चीज कि इसका एक अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा। अद्वितीय हल होगा तब भी सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अद्वितीय हल या यूनिक सोल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 b1 c1 c2 की जो वैल्यू आती है उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जो 2 आएगा ये आएगा 2/6 और यहाँ से क्या आएगा 3/5, जो कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 इक्वल टू 3/5, जो आपस में इक्वल नहीं है। इससे क्या मिलता है कि ये कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए जो है ये देखिए फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे स्किप करते हैं और सेकेंड वाले और थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या फर्स्ट ये y का कोएफिशिएंट b1 क्रॉस मल्टीप्लाई c2 माइनस, अब साइड चेंज हो जाती है तो b2 c1, तो b2 c1। अब y वाले के लिए तो y वाले कॉलम को क्या करते हैं, हाइड करते हैं और बचेगा क्या, ये नेक्स्ट उसके नेक्स्ट कॉलम को c1 और मल्टीप्लाई बाय a2, तो ये क्या हो गया c1 a2 माइनस a1 c2। ये ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, नहीं तो प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड कॉलम को स्किप करते हैं, हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से इसके बाद जो आया कौन सा आया, फर्स्ट आया, तो फर्स्ट का a1 b2, ठीक है, a1 b2 x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट एंड देन माइनस a2 b1 और यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को पहला और थर्ड वाला ले लेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो दिस अपॉन दिस, ये हमको x की वैल्यू दे देगा। और ऐसे ही y वाले के लिए सेकेंड और थर्ड ले लेंगे तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कंपेयर करके और इसमें पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की ये वैल्यू जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है चाहे कितने भी सेंटीमीटर की, बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन करके कंपास की हेल्प से, प्रकार की हेल्प से जो है इसको डिवाइड करिए, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में या 2:3 के रेशियो में, या कितने भी इसकी लेंथ दी हुई हो सकती है, कोई भी लेंथ हो सकती है और कोई भी रेशियो भी हो सकता है कि किस में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस दो पार्ट में डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करके देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है। अगर मान लीजिए m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा, m+n। और रैंडम किसी भी लेंथ की एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये लाइन ड्रॉ की जिस लेंथ का बोला है उस लेंथ की, और उसके बाद रैंडम एक लाइन ड्रॉ की, इससे लगे हुए इंक्लाइंड लाइन जो है किसी भी एंगल के साथ हो सकती है, और उस लाइन को एक आर्बिट्रेरी किसी भी रेडियस से, कन्वीनियंट रेडियस से जो है आर्क ड्रॉ करते हैं। और कितनी आर्क ड्रॉ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, जितने पार्ट में डिवाइड करना है उतनी सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट आर्क टोटल कितना है, 3 + 2 5, तो एक आर्क, 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 आर्क्स हो गई। अब हमको कितने रेशियो में डिवाइड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसके बाद क्या करें, तो करना क्या है कि इसको, इसके सबसे लास्ट वाले को, ठीक है, और इसके एंड पॉइंट को, दोनों को क्या करते हैं, सिंपली ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब जो है, अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3:2, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3। अब यहां से इस थर्ड वाले आर्क से क्या करेंगे, जस्ट इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, यहां से कन्वीनियंट रेडियस का आर्क लेते हैं और इसकी लेंथ ले करके और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन, जब इसकी पैरेलल लाइन जस्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है, आर्क लेके ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन, तो ये जो है इस लाइन को 3:2 के पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ये लाइन जो गिवन लाइन है ये 3:2 के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। करने का स्टेप ये, कंस्ट्रक्शन करना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है आप को ऐसे बताया जा रहा है। बाकी आपको अगर कॉपी पे ऐसे नहीं समझ में आएगा तो कांटेक्ट करिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में क्या है, cot स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए मान लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cot स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, उसका जो है रेसिप्रोकल होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वहां से क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये जो हो गया राइट हैंड साइड आपका आ गया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट, बस कितना छोटा सा क्वेश्चन है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वन टाइम यूज किया, आंसर हमको मिल गया। यहाँ पे रेसिप्रोकल किए हैं एक बार, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में जो है ये टेबल दिया हुआ क्लास इंटरवल यानी कि वर्गांतराल दिया हुआ है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमको क्या पूछा है, मीन पूछा है, मीन मतलब माध्य पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, एक कॉलम में क्या लिखते हैं, एक्साइज लिखते हैं। एक्साइज में क्या होता है कि ये जो क्लास इंटरवल्स दी हुई होती हैं, इन दोनों का सम करके और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसका और इसका क्या करेंगे, सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमको मिलेगा ये एवरेज मिल जाएगा इसका। ऐसे इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी करेंगे, और तो ये एक्साइज मिल गई। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम यहाँ से fi इंटू एक्साइज निकालते हैं, ठीक है। fi इंटू एक्साइज, ये निकालने के बाद मतलब इसका प्रोडक्ट 125 इंटू 2, 135 इंटू 8, 145 इंटू 12 एंड सो ऑन, और सारे fi इंटू एक्साई का क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो समेशन fi xi से डिनोट करते हैं, और सारे फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं तो 50 आएगा, जिसको समेशन fi से डिनोट करते हैं। और मीन या माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू के जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है उसका सम, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको मीन पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई सारे पूछता है, जल्दी सॉल्व करना होता है। यहाँ बोर्ड के एग्जाम के लिए है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे लिखना होता है। क्वेश्चन है क्या इसमें, यहाँ पे जो है एक बोट है, नाव है, बोट जो है वो क्या कर रही है, बोट की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे जो है वो स्टिल वाटर में यानी कि शांत जल में जो है वो क्या कर रही है, चल रही है और चलाई जा रही है, और चलाई जा रही है। तो उसमें जो धारा की चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो है धारा की दिशा में, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में जो है उसकी जो स्पीड है वो और हमको निकालनी पड़ेगी, और अप स्ट्रीम में निकालनी पड़ेगी। तो डाउन स्ट्रीम में यानी कि धारा की दिशा में जब जा रही है नाव, यानी कि बोट ट्रेवल कर रही है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में, स्ट्रीम, ठीक है। तो वहां से जब हम जाएंगे, तो अगर हम यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि पूछा हुआ है x मान लिए, और स्पीड ऑफ बोट क्या गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो स्पीड ऑफ बोट यानी कि धारा की जो चाल होगी वो डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन में अगर होगी, धारा की दिशा में अगर बोट चल रही है यानी कि इन द डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर में, तो ये क्या हो जाएगी, 8 प्लस x हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में धारा के विपरीत दिशा में अगर जो है बोट चल रही है यानी कि अप स्ट्रीम में चल रही है, तो इसमें जो स्पीड हो जाएगी पूरी बोट की 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से टोटल टाइम जो बोट के द्वारा लिया जा रहा है जाने और आने में, तो जाने में जो बोट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जा जो रही है वो 22 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, किसमें, धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है, स्टिल वाटर में जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो कितनी डिस्टेंस जा रही है,
22 किलोमीटर, और आ रही है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आने में अपोजिट डायरेक्शन में, तो 15 किलोमीटर। तो टोटल जो है अप स्ट्रीम में जाने पे जो है 8 - x किलोमीटर पर आवर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में जो है स्पीड इसकी, और सेम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम में जाने में 8 + x किलोमीटर पर आवर हो गया जो है। अब यहाँ से हमको टोटल टाइम बोला है कि बोट को जाने और आने में जो टाइम लग रहा है टोटल टाइम 5 आवर लग रहा है। तो यहाँ पे टाइम टेकन इन द टोटल टाइम टेकन 5 आवर, टाइम टेकन इन द सेम डायरेक्शन प्लस टाइम टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों का जो सम हो गया वो क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमको पता है टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सेम डायरेक्शन में जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 22 किलोमीटर, और उसमें स्पीड कितनी है 8 + x, तो 22/8 + x, और अपोजिट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और स्पीड कितनी है 8 - x, तो दोनों का क्या कर लिए सम कर लिए। वहाँ पे डिफरेंस भी दे सकता था कि जो है विपरीत दिशा में जाने पे जो है ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वहाँ पे क्या करते कि डिफरेंस ले लेते, इसमें सम ना करके डिफरेंस लेते। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है डिफरेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे टोटल टाइम की बात हो रही है तो दोनों का क्या करेंगे सम करेंगे। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ के और क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ तक बनाना है, यहाँ के बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का बी और 6 का सी, इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। 6 का बी क्या है, 6 के बी में जो है 2 पोल दिया हुआ है, यानी कि 2 स्तंभ दिया हुआ है जिसमें दोनों की जो हाइट है वो क्या है सेम है। तो जब दोनों की हाइट क्या है सेम है और बोला है कि वो जो दोनों स्तंभ है वो किसी सड़क के 100 मीटर चौड़ी सड़क है या 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ है, और उसके बीच में कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है जिससे जो है उसके टॉप का यानी कि उसके शिखर का, दोनों पोल के दोनों स्तंभ के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण है, उसके बीच के किसी पॉइंट से वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री कब होगा जब जो है झुकाव कम होगा, और झुकाव अगर ज़्यादा होगा तो 30 डिग्री और झुकाव कम होगा तो 60 डिग्री। यहाँ पे देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब ये जो पॉइंट है इसकी दोनों पोल के फुट से जो है इसके फुट से जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे x मान लिए एक की, तो दूसरी 100 - x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर, हाइट सेम है तो h मान लिए। अब इस ट्रायंगल में एक बार लगा लेंगे और एक बार इस ट्रायंगल में लगा लेंगे। इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यूज करते हैं ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h/x। इसकी डिस्टेंस कितनी माने हैं x मानना है, और कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे x लिए हैं, और ये 100 - x, और इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो tan 60 इक्वल टू h/100 - x। तो ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो गई √3h। ये एक इक्वेशन हो गया। तो दो ट्रायंगल या एक ट्रायंगल जो भी हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है, यहाँ पे बस इतना ही हाइट एंड डिस्टेंस में ध्यान देना होता है कि I कहाँ है, मतलब व्यक्ति जो है कहाँ देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। अगर उसको देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख को ऊपर की तरफ करना पड़ता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उन्नयन कोण बनता है। अगर आंख को नीचे की तरफ करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, तो फिर क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनता है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके साथ ये एंगल बन जाता है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सेम ही होता है। बट अगर आई नीचे की तरफ देख रही होगी तो डायग्राम में हमको ये शो करना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वैल्यू कैलकुलेशन तो सेम हो जाता है, बट यहाँ पे डायग्राम में शो करना इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसको सॉल्व करने के लिए केवल करना क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने होते हैं कि हमको क्या निकालना है और क्या गिवन है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जहां से भी व्यक्ति देख रहा है, किसी टॉप को, फुट को या जिस भी ऑब्जेक्ट को, अपनी आई से ऊपर की तरफ देख रहा है या फिर नीचे की तरफ देख रहा है। अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, उसकी डायरेक्शन में देख रहा है, तो आई को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा,
हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण जो है वो कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड होता है वहां पे बनता है, और जो है अवनमन कोण कहाँ बनता है, उसके टॉप से बनता है जहां से वो देख रहा है। तो वहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके और जो है ड्रॉ करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या है, उन्नयन कोण का है, तो अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये इक्वेशन 1 मिल गया, और इसके बाद दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब क्या पूछा हो सकता है, हाइट पूछा हो सकता है कि पूछा हो कि वो पॉइंट इसके फुट से कितनी डिस्टेंस पे है और इसके फुट से कितनी डिस्टेंस पे है। तो x भी पूछ सकता है और हाइट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों निकाल लेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से tan 60 इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन 100 - x, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है 100 - x। अब 100 - x क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो h अपॉन 3, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको अगर x निकाल के कंपेयर करना है तो x इक्वल टू 100 - h अपॉन √3, ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैं कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3h इक्वल टू 100 - h अपॉन √3। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे और h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 - 1 अपॉन √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो जो है x को जो है यहाँ पे क्या किए थे, राइट में ट्रांसपोज किए थे, और h अपॉन √3 को लेफ्ट में, तो ये माइनस में हो गया था। अब ये माइनस h अपॉन √3 है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या बचा 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको एलसीएम लेके और सॉल्व करेंगे, √3 × √3 3 + 1 4 अपॉन √3, 4 अपॉन √3 इंटू h इक्वल टू 100। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 √3 अपॉन 4 मीन्स 25√3 मीटर। ये जो है हाइट आ गई इसकी, पोल की यानी कि स्तंभ की हाइट आ गई। और यही सेम h की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो 25√3, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी, √3h, √3 इंटू 25√3 यानी कि 75 मीटर। x की वैल्यू 75 हो गई तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ से जो है एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल कोई ठोस है, ठीक है ना, कोई सॉलिड है, जिसमें से एक कोन जो है कट करके निकाला जा रहा है। कोन की जो हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है, सॉलिड की हाइट है, सेम हाइट है, उसका जो रेडियस है वो सेम रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है वो सेम है। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है कोन का और सिलेंडर का, दोनों का जो उसकी सेम है वो आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना होता है तो इशू नहीं होता है कि हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले, कोन का वॉल्यूम निकाले, रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो है कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया। अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का πr²h, और कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। और इसके वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देखते तो मटेरियल या सॉलिड का वॉल्यूम पता चल जाता। अब यहाँ पे वॉल्यूम चूंकि नहीं निकालना है, निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालना है कि टोटल कितना होगा। इसमें करना क्या है कि सिलेंडर में से इस कोन को क्या करना है, निकालना है। लंब वृत्तीय शंकु बोलते हैं वैसे उसको हिंदी में। तो यहाँ से जब कोन को निकालेंगे तो इसकी हाइट कितनी है, h है, और रेडियस कितना है, r है। तो हमको पता है कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया तो सिलेंडर के रिमेनिंग पार्ट में भी रहेगा। अब रिमेनिंग पार्ट का ही वो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो रिमेनिंग पार्ट का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो इसके अंदर जब इसको कट करके निकालेंगे तो इसका कर्व पार्ट, किसका कर्व पार्ट, कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये क्या होता है πr/l, और l क्या होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये वाली है, इसको कैसे निकालते हैं, ये 90 डिग्री है तो r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब इस जो रिमेनिंग पार्ट है उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो पहले तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, वैसे कर्व ही बोलते हैं, 2πrh। ठीक है, तो 2πrh और इसका कर्व सरफेस एरिया। और देखिए जब कट करके निकाले तो ये वाला जो बेस था ये तो निकल गया, लेकिन ये ऊपर वाला या कोई एक पार्ट का जो बेस है वो बचा रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स,
रिमेनिंग पार्ट्स मतलब बचे हुए भाग का जो है टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो एक तो कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर एच, और एक इसका ये पार्ट हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका बेस का सरफेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये जो है इसके कर्व पार्ट का, जो इसमें रिमेनिंग पार्ट है, जब कोन निकाल दिए तो कोन में जो कर्व बचा है सिलेंडर के अंदर वो, तो उसका क्या हो गया पाई आर एल। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए पाई इंटू आर कॉमन हो जा रहा है, बच क्या रहा होगा 2h प्लस आर और प्लस एल। यहाँ पे ये 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 6 है, 2 इंटू एच की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 6 है, और एल की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो भी आएगी डालेंगे और एल की वैल्यू और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 710 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हो गया रिमेनिंग पार्ट का कर्व सरफेस एरिया हो गया। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। कर्व सरफेस एरिया जो निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसमें टॉप और बॉटम का जो है एरिया छोड़ दिया जाता है, उसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है। कर्व सरफेस एरिया जहां भी हम बोल रहे हैं तो आप इससे यही मतलब निकालेंगे कि उसके टॉप का, ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग का जो है एरिया नहीं निकालना होता है। और टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया के साथ टॉप और बॉटम का जो है सरफेस एरिया ऐड कर लिया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, और a जो है नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में, जो है यहाँ से कैपिटल V से निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी 4ac, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है ए बी सी की वैल्यू क्या करते हैं कंपेयर करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कई बार पूछ देता है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ये जो है इसका जो है नेचर क्या होगा, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे रूट्स होंगे ये बताना होता है। तो इसको इसके डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पहला केस क्या होता है कि d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो रूट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और ये भी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये जो है रैशनल भी होते हैं, रैशनल भी हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। रैशनल होगा तो रियल ऑलरेडी होगा, तो कई बार ऑप्शन में रैशनल भी कंक्लूड कर देता है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। सेकेंड पार्ट जो हो गया, सेकेंड पार्ट में अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, देन रूट्स जो होते हैं, यानी कि उसके रूट्स का मतलब क्या है, जीरोज की बात हो रही है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देन रूट्स आर इमेजिनरी। आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में 11th-12th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो यही रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, तो उस केस में रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में अगर डी की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट कोई जो वैल्यू आई, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने पे अगर पॉजिटिव आ गई तो देन रूट्स क्या हो जाते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि कोई जरूरी नहीं है कि ये रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स रियल जो आते हैं वो रैशनल रूट्स आते हैं, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में दिया है कि ये इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है इक्वल है, तो k की वैल्यू पूछा है, तो रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या बताएं d की वैल्यू 0 होती है, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल होगी। तो b यहाँ पे क्या है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 कंपेयर करने पे मिलेगा, और c की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 4 2 8 से 24, यानी कि k की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2√6। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करके कर लेना चाहिए अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो, और कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए। टोटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही रूल ही होता है डिस्क्रिमिनेंट,
और इससे नेचर बताना होता है, और कुछ नहीं होता है, फैक्टराइजेशन होता है। तो फैक्टराइजेशन आपको अभी हम पीछे बताए भी है, यहाँ भी एक क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, यहाँ पे फैक्टर करना है और x की वैल्यूज निकालनी है। इसमें 2 पार्ट है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो हम फैक्टर करते समय बताए थे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो तो जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 6, यानी कि -5 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या मिले, -5 मिले और प्रोडक्ट करने पे क्या मिले, 6। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, सोचिए, 3 और 2, -3 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 और प्रोडक्ट करेंगे तो 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x और -3x प्लस 3। ये नंबर पे 6 नहीं लिख देते हैं, ये एज सच रहता है, बस हम इसको स्प्लिट करने के लिए सोचते हैं कि किस में स्प्लिट करें, उसमें इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से जो है 2x कॉमन हो जाएगा, मिलेगा क्या हमको, x माइनस 1, माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो x की वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू क्या मिल गई 3/2 और एक वैल्यू क्या मिल गई 1। यहाँ से 2 वैल्यू, ये भी 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ये ए पार्ट था। इसमें एक और पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, जिसको हम u और v मान के सॉल्व कर सकते हैं, और वो एक पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका पूछता ही है। 7th का बी पार्ट है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी प्रूव करना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, तो हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी नीड है। जैसे 7th का बी पार्ट है, ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में बोला है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। अब चूंकि जो है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी जो होती हैं, अपोजिट पेयर वो पैरेलल होती है, तो इसकी वजह से जो है ये AD को एक्सटेंड किया गया है AE, तो ये AE और BC भी पैरेलल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इससे ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो है वो इक्वल हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। अब किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB क्या है, आपस में सिमिलर है। तो कई सारी क्राइटेरिया होती हैं, 4 क्राइटेरिया होती है। एक एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती है, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती है, साइड्स के रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। किसी 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सिमिलर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। साइड भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, तो और एंगल भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। तो एंगल से एक स्पेशल केस बनता है एंगल, केवल 2 एंगल भी इक्वल होते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। इस वजह से केवल 2 एंगल इक्वल होने पर भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ऐसे केस में यहाँ से देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, ABE ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ये पूरा, और कौन सा CFB ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो है सिमिलरिटी प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखिए ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल होने की वजह से एक एंगल इक्वल हो गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से दूसरा एंगल। 2 एंगल इक्वल होने की वजह से यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे कि बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। इसमें कुछ भी ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है। 2 रूल यूज किया गया है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी यूज की गई है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, पैरेललोग्राम के सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो है इसमें प्रूव करना है कि BC जो है उसका मिड पॉइंट B है। प्रूव ये करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और उसी की हेल्प से इसमें प्रूव कर लेंगे। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बी का सेकेंड पार्ट जो है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है और यहाँ पे डी मिड पॉइंट है BC का, और ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अगर हम ट्रायंगल ABD इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
अब हमको क्वेश्चन में लाना क्या है, 4AD² लाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 4AD² इक्वल टू 4AB² प्लस 4BD²। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। 4 से बोथ साइड में क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है AC² चाहिए, तो AC² क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब देखिए BC जो है, BC में D मिड पॉइंट है, तो BD और CD यानी कि BD का डबल करेंगे तो BC के इक्वल होगा। मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2 इंटू BD, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB² प्लस 2 इंटू BD का स्क्वायर। तो इस बेसिस पे ये क्या हो जाएगा AB² प्लस 4 इंटू BD²। ये क्या हो गया AC²। अब ये हो गया इक्वेशन 2। हमको लाना क्या है, AC² इक्वल टू 4 इंटू AD², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस बाय इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा AC² माइनस 4AD² जो कि हमको ले ही आना है। और यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, AB² माइनस 4AB² और प्लस 4BD² माइनस 4BD²। तो ये जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको जो है AB² माइनस 4AB² क्या हो जाएगा माइनस 3AB² और 4AD² को उधर ट्रांसपोज करेंगे। तो AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4AD² और AB² माइनस 4AB² क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू AB²। ये जो है राइट हैंड साइड, ये हमको प्रूव करना था। AC² इक्वल टू 4 इंटू AD² माइनस 3 इंटू AB²। ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आराम से आप लोग पेपर ध्यान से दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो।